नमस्कार, घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ मैं नेहा बात। हम शुरुआत महाराष्ट्र के साथ करेंगे, जहां पर आज से धार्मिक स्थलों पर लंबी पाबंदी हटा ली गई है और करीब 8 महीने के बाद लोग अपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च में अपने इष्ट को याद कर रहे हैं। कोरोना के चलते महाराष्ट्र सरकार ने ये पाबंदी लगाई थी, लेकिन इसके खिलाफ धार्मिक संगठन सड़क पर उतर गए थे। पाबंदी तो अब हटा ली गई है, लेकिन भक्तों को मास्क और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा और इसकी सख्ती के लिए वहां पर तमाम आयोजन किए गए हैं। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं, श्री गणेश टेकड़ी मंदिर की, सिद्धिविनायक मंदिर की, शिरडी के साईं बाबा के मंदिर की और पंढरपुर की, और साथ ही पुणे की तस्वीर जो बता रही किस तरीके से अब भक्ति का स्वरूप बदल चुका है। दूरी के साथ दर्शन करने होंगे, मास्क लगाकर दर्शन करने होंगे। इससे पहले भी मांग उठी थी जल्द से जल्द धार्मिक स्थलों को खोला जाए और अब महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया है कि सभी तरीके के धार्मिक स्थलों को खोला जाएगा, लेकिन कोरोना के नियमों के तहत दर्शन किए जा सकेंगे। मंदिर के कपाट खुल चुके हैं, चर्च खुल गए हैं, गुरुद्वारे खुल गए हैं और मस्जिद को भी खोल दिया गया है। लेकिन अब देखना यह होगा कि किस तरीके से मंदिरों में और खास तौर पर जो बाकी धार्मिक स्थल है वहां पर जो भीड़ उमड़ती है उसे कैसे कंट्रोल में किया जाता है। महाराष्ट्र के तमाम मंदिरों में अब 7 महीने बाद दर्शन किया जा सकेगा, लेकिन ये दर्शन कोरोना की गाइडलाइंस के साथ होगा। सिद्धिविनायक से लेकर शिरडी तक में अब भक्त दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भीड़ को काबू में करने के लिए तमाम इंतजाम भी किए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत दे दी गई है ताकि भक्त जब मंदिर पहुंचे तो वहां पर अपने बीच में दूरी बनाए रखें। और आमतौर पर हमने देखा है कि किस तरीके से मुंबई के सिद्धिविनायक में रोजाना हजारों की संख्या में लोग उमड़ते हैं, भक्त दर्शन करने के लिए वहां पहुंचते हैं। ऐसा ही हाल शिरडी में भी देखा जाता है, लेकिन इस बार दर्शन का स्वरूप कुछ अलग होगा। मंदिर में पूजा अर्चना की जा सकेगी, मस्जिद में नमाज अदायगी होगी और साथ ही गुरुद्वारे में अरदास भी हो सकेगी, लेकिन पहले जैसे नहीं किया जा सकेगा। ये सब कुछ बड़ी संख्या में भक्त अगर आते हैं तब भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। 7 महीने बाद ये तमाम धार्मिक स्थल महाराष्ट्र में अब खोल दिए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया है। पूरे 8 महीने बाद मुंबई की शान सिद्धिविनायक मंदिर आज खुलने जा रहा है। लॉकडाउन था तो मंदिर भी बंद थे, क्योंकि मंदिर और सारे धार्मिक संस्थान वो जगह होती है जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है, इसी वजह से मंदिर बंद थे। लेकिन पूरे 8 महीने बाद आज वो दिन आया है जब सिद्धिविनायक मंदिर खुलने जा रहा है और देख सकते हैं कि यहाँ पर भीड़ जमा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको दिखा दूं कि कुछ नए नियमों के साथ, जिसका यहाँ पर पहले ही यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है सिद्धिविनायक गणपति संस्थान ने कि यहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन जरूरी है, 10 साल से कम लोगों को एंट्री नहीं है और सीनियर सिटीजन्स को भी एंट्री नहीं है। और यहाँ पर जो तमाम जो सुरक्षा के नियम हैं वो पहले ही लगाए गए हैं। देखिए लड्डू भी आ गया है, पहली आरती हो गई है और अब लोग मंदिर में जा सकते हैं और कर सकते हैं अपनी पूजा अर्चना। और इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ पंकज खेलकर हमारे संवाददाता सीधे शिरडी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, पहले जैसा स्वरूप तो नहीं रहा पूजा पाठ का, लेकिन जाहिर तौर पर इतने महीनों बाद मंदिर के कपाट खुले हैं, भक्तों में उत्साह देखा जा रहा है। देखिए नेहा, यहाँ शिरडी में भक्तगण बहुत ही ज्यादा खुश है और
कई भाई भक्त लोग ऐसे मिले हैं, भाविक ऐसे मिले जो कि रो पड़े हैं। उनका कहना है कि हर साल दिवाली के बाद आज ही के दिन वो शिरडी आते हैं, उनका संकल्प होता है, तो वो मौका उन्हें मिलना तो कहीं न कहीं बाबा का चमत्कार है, बाबा ने बुलाया है, ये भावना सामने सुनने को मिल रही थी। ऐसे ही कुछ भक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम बताइए, कहाँ से आए और क्या कहेंगे आज का अनुभव? हेलो, मेनका चनानी मेरा नाम है, मैं बड़ौदा से हूँ और आज का दर्शन बहुत 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 अच्छा हुआ। जो चमत्कारी बाबा की आंखों में है वही आज चमत्कार मैंने उनकी आंखों में आज लाइव देखा और बहुत अच्छा लगा। आज जो शिरडी के साईं बाबा के दर्शन आज हमें खुले और मिले। प्लान करके आए थे या अचानक हो गया? नहीं, अचानक ही हो गया और लकीली कल नहीं खुला और आज खुल गया तो अच्छा था। कल ही हम आए थे बट आज हो गया तो इट वाज वेरी गुड। तो यहाँ पर देखिए, जो भक्त कह रहे हैं कि उन्हें दर्शन हुए हैं और जो देवस्थान ट्रस्टी से जानकारी यहाँ पर आ रही है मंदिर के, दिन में सिर्फ 6000 लोगों को ही मौका दिया जाएगा। संक्रमण टालने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। जहाँ पर लाख सवा लाख भक्त रोज आते थे, वहाँ सिर्फ 6000 भक्त को ही दर्शन दिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बिहार की, जहां पर आज नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ 7 अन्य विधायक भी शपथ ले सकते हैं। खबरें आ रही हैं कि वीआईपी से एक विधायक और साथ ही हम से एक विधायक शपथ लेंगे। 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री चुने गए हैं नीतीश कुमार। आपको बता दें कि जेडीयू से विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी लेंगे शपथ। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। रोहित सिंह हमारे संवाददाता इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रोहित, क्या जानकारी मिल रही है, कौन कौन लेगा आज शपथ? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो अभी फॉर्मूला तय हुआ है एनडीए के बीच में, उसके हिसाब से आज बीजेपी और जेडीयू से 7 लोग शपथ लेंगे मंत्री पद की और साथ ही हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और वीआईपी से एक। और जो नाम सामने आए हैं उसमें से जेडीयू से नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। उनके साथ विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, श्रवण कुमार और लेसी सिंह आज शपथ ले सकती हैं। और बीजेपी कोटे से नंद किशोर यादव, प्रेम कुमार, मंगल पांडे और कल ही जो विधानसभा के विधायक दल के नेता बने हैं तारकिशोर प्रसाद और उप नेता रेणु देवी, ये भी बीजेपी कोटे से आज शपथ लेंगी। और हम पार्टी से जीतन मांझी के बेटे हैं संतोष मांझी, वो शपथ ले सकते हैं। और वीआईपी पार्टी से उनके पार्टी के अध्यक्ष मुकेश साहनी जो है वो शपथ ले सकते हैं। और भी 1-2 नाम का खुलासा होना भी बाकी है, लेकिन कुल बताया जा रहा है कि आज 15 से 16 लोग जो है वो आज मंत्री पद की शपथ हो गया है। रोहित, डिप्टी सीएम कौन बनेगा? देखिए, ये मामला अभी तक सस्पेंस में पड़ा हुआ है कि आखिर डिप्टी सीएम कौन बनेगा। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को तो नेता और उप नेता चुन लिया गया है विधानमंडल का, लेकिन क्या ये दोनों डिप्टी सीएम होंगे, इसको लेकर अभी भी जो है तस्वीर बिल्कुल साफ नहीं हो पाई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। क्या कह रहे हैं वो सुनिए। ये विधानमंडल दल की बैठक हो गई, उसमें फिर मुझे नेता के रूप में निर्वाचित किया गया। महामहिम राज्यपाल महोदय को उसका पत्र आज अभी दे दिया गया और उन्होंने इसको स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत कर दिया। पार्टी का आदेश जो होता है हम लोग उसका सर्वसम्मान पालन करते हैं। अभी अब मुझे पता नहीं है कि क्या बनना है। ये जब पार्टी का आदेश होगा, जो दायित्व मिलेगा उस दायित्व को हम निर्वहन करेंगे। निश्चित रूप से हम लोग काम करते हैं, हम लोग काम के लिए जाने जाते हैं और काम करना तो हमारा पार्टी में हमको सेवा करना, काम करना है, तो हमारा भाजपा का कल्चर ही है। हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश जी के 2005 में भी रहे, 2010 में भी रहे। मैं मंत्री भी, उनके कैबिनेट मंत्री भी मैं थी। कला संस्कृति की बहुत अच्छे मेरे बड़े भाई का रिश्ता है और बड़े भाई की तरह उन्होंने बड़े एक छोटी बहन की तरह हमारे साथ सभी का व्यवहार रहता है, चाहे कोई भी दल हो। और ये तो हमारे भाई मुखिया हैं, तो ये निश्चित रूप से स्नेह से, प्यार से हम लोगों को देखते हैं। नहीं, देखिए, दल ने एक कार्यकर्ता को दायित्व दिया है और उसका जो विधायी कार्य है या सदन में दल के नेता के रूप में जो भी कार्य उसका बखूबी उसका निर्वहन करेंगे। उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। हम इतना ही जानते हैं कि एक कार्यकर्ता को एक सम्मान मिला है या दायित्व मिला है। सम्मान से ज्यादा यह दायित्व है और उस दायित्व का बोध है, उसको हम बेहतर ढंग से निभाएंगे। फिर
बिहार में महागठबंधन की हार के बाद जंग छिड़ गई है। शिवानंद तिवारी ने खुलकर राहुल गांधी और कांग्रेस को हार के लिए जिम्मेदार ठहराया। कहा कि चुनाव के बीच राहुल शिमला में पिकनिक मनाते रहे तो इधर अपने नेता पर हमले से कांग्रेस आग बबूला है। कांग्रेस ने फौरन जवाब दिया कि ऐसी भाषा हमें मंजूर नहीं और तेजस्वी यादव फौरन शिवानंद तिवारी को ऐसी जुबान से रोके और गठबंधन धर्म का पालन करें। तो कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दे दी है, इस बात पर नाराजगी जाहिर की है कि शिवानंद तिवारी ने इस तरीके का बयान क्यों दिया है। अब आरजेडी से कहा गया है कि शिवानंद तिवारी अपनी जुबान पर लगाम लगाएं। देखिए, इस बात को सब लोग कह रहे हैं। कांग्रेस जो है महागठबंधन के पैर में जंजीर बन गई। अब 70 उम्मीदवार कांग्रेस के लड़े और कांग्रेस ने 70 सभा भी नहीं किया। राहुल गांधी 3 दिन के लिए आए, एक दिन में 2 सभाएं उन्होंने की। प्रियंका जी का दर्शन नहीं हुआ या बिहार से अपरिचित लोग चले आए यहां। अब आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो है सदाकत आश्रम में बैठ करके पार्टी के नेतृत्व पर आरोप लगा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। और हमको ऐसा लगता है कि सिर्फ बिहार का ही मामला नहीं है, अन्य प्रदेशों में भी कांग्रेस पार्टी जोर इस पर ज्यादा देती है कि हम अधिक से अधिक सीट लड़ें। अधिक से अधिक सीट कैसे जीतें, इसमें कांग्रेस पार्टी असफल हो जाती है। तो बिहार में नीतीश के तौर पर कप्तान तो तैयार है, लेकिन अब डिप्टी सीएम का इंतजार है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि नीतीश सुशील मोदी की जोड़ी अब टूटने जा रही है और इस बार बीजेपी के खाते से 2 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। इस रेस में तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी सबसे आगे चल रहे हैं। दिन भर बैठकें हुई, नेता बोलने से कतराते रहे। बिहार में उप मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस छाया रहा, लेकिन शाम होते होते तस्वीर कुछ साफ हुई। सबसे पहले बात जो सामने आई वो ये कि सुशील मोदी इस बार बिहार के उप मुख्यमंत्री नहीं होंगे, क्योंकि बीजेपी विधायक दल की बैठक में विधानमंडल का नेता तारकिशोर प्रसाद को चुन लिया गया। खुद सुशील मोदी ने उन्हें बधाई दी। तारकिशोर जी को बीजेपी विधानमंडल का नेता सर्वसम्मति से चुने जाने पर कोटिशह बधाई। लेकिन इस शुभकामना संदेश के साथ ही सुशील मोदी का दर्द भी छलक उठा। उन्होंने एक और ट्वीट किया। भाजपा और संघ परिवार ने मुझे 40 सालों के राजनीतिक जीवन में इतना दिया कि शायद किसी दूसरे को नहीं मिला होगा। आगे भी जो जिम्मेदारी मिलेगी उसका निर्वहन करूंगा। कार्यकर्ता का पद तो कोई नहीं छीन सकता। सुशील मोदी का दर्द छलका तो बिहार बीजेपी के बड़े नेता और केंद्र में मंत्री गिरिराज सिंह ने उन्हें सांत्वना दी। आदरणीय सुशील जी, आप नेता हैं, उप मुख्यमंत्री का पद आपके पास था, आगे भी आप बीजेपी के नेता रहेंगे। पद से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। सुशील मोदी का डिप्टी सीएम से पत्ता कट चुका है। आगे उनका क्या होगा, इसको लेकर अभी कयास लगाए जा रहे हैं। जानकारी इस तरीके की भी आ रही है कि दिवंगत नेता रामविलास पासवान की जगह उन्हें बीजेपी राज्यसभा में भेजेगी और उन्हें फिर केंद्र में मंत्री भी बनाया जाएगा। लेकिन ये केवल अभी कयास है। केंद्र में सुशील मोदी को मंत्री बनाया जाएगा या नहीं, इसको लेकर अभी कोई भी बीजेपी का नेता कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। अब सूत्र बता रहे हैं कि बिहार में बीजेपी की ओर से उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ही होंगे। इतना ही नहीं, बिहार में इस बार 2 डिप्टी सीएम बनेंगे। तारकिशोर प्रसाद को विधानमंडल का नेता चुना गया है। तारकिशोर प्रसाद कटिहार विधानसभा सीट से विधायक हैं। लगातार चौथी बार तारकिशोर चुनाव जीते हैं। तारकिशोर प्रसाद वैश्य समाज से आते हैं। माना जा रहा है कि वैश्य समाज के साथ पूरे ओबीसी को साधने के लिए ये कदम उठाया गया है। एक कार्यकर्ता को एक सम्मान मिला है या दायित्व मिला है। सम्मान से ज्यादा यह दायित्व है और उस दायित्व का बोध है, उसको हम बेहतर ढंग से निभाएंगे। तारकिशोर के अलावा रेणु देवी को बीजेपी विधायक दल का उपनेता चुना गया है। रेणु देवी बेतिया से बीजेपी विधायक है। रेणु देवी चौथी बार विधायक बनी है।
निश्चित रूप से हम लोग काम करते हैं, हम लोग काम के लिए जाने जाते हैं और काम करना तो हमारा पार्टी में हम लोग को सेवा करना, काम करना है, तो हमारा भाजपा का कल्चर ही है। रेणु देवी को उपनेता बनाकर बीजेपी ने न सिर्फ पिछड़ी जातियों को साधने की कोशिश की है, बल्कि संदेश देने की कोशिश की है कि बिहार में अगर महिलाओं ने एनडीए को बम्पर मत दिया है तो एनडीए भी महिलाओं के हक में आवाज उठाएगी। अब बस इंतजार है डिप्टी सीएम के नाम के औपचारिक ऐलान का। सुजीत झा के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक। तो खबर इस वक्त ये आ रही कि 16 मंत्री आज शपथ ले सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगभग 4:30 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन विधायक मंत्री पद के लिए 16 नामों को शामिल किया गया है। 16 मंत्री आज शपथ ले सकते हैं नीतीश कुमार के साथ। रोहित सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, गठबंधन की दिक्कत या यूं कहें कि परेशानी यही होती है कि सबको खुश कैसे रखा जाए, कैसे सबको सम्मिलित रखा जाए, और शायद यही वजह है कि 2 डिप्टी सीएम के नाम सामने आ रहे हैं। 16 मंत्री आज ही शपथ ले लेंगे। सब ठीक ठाक चल रहा है गठबंधन में, सब खुश है? देखिए, जहां तक ठीक ठाक की बात है, अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि सब ठीक ठाक बनाने की कोशिश जरूर की जा रही है, क्योंकि आज शपथ ग्रहण समारोह है और नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री की जो है वो शपथ लेने जा रहे हैं, जो कि एक रिकॉर्ड होगा बिहार के लिए। लेकिन साथ ही अब जो फॉर्मूला तय हुआ है कि मंत्री परिषद में किसको कितनी सीटें मिले, कितनी जगह मिलेगी, अभी फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि 15 से 16 लोग जो है आज नीतीश कुमार के साथ साथ मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, जिसमें से 7 जेडीयू कोटे के होंगे, 7 बीजेपी से, 1 हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और 1 वीआईपी। और जो नाम सामने आए हैं, मैं बता दूं, नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, साथ ही विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, श्रवण कुमार और लेसी सिंह, ये अभी 6 नाम तय हुए हैं जेडीयू कोटे से। जहां तक बीजेपी की बात है तो कल तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, नंद किशोर यादव, प्रेम कुमार और मंगल पांडे, ये जो है 5 नाम अभी सामने आए हैं बीजेपी कोटे से। और जहां तक हम की बात करें तो जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी को मंत्री बनाया जा सकता है, और वीआईपी पार्टी से पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मुकेश साहनी। तो अभी तक फिलहाल 13 नाम का जो है लगभग खुलासा हो चुका है कि ये 13 जो लोग हैं ये मंत्री शपथ आज ले सकते हैं नीतीश कुमार के साथ। थोड़ी देर में 2-3 नामों का खुलासा और होगा। नेहा, रोहित, साथ ही 4:30 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह होना है। तैयारियां किस तरीके की हैं, वहां पर किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं? जी देखिए, तैयारियां तो राजभवन में शुरू हो चुकी हैं। जो कौन कौन मंत्री बनेगा उसकी लिस्ट भी जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से, माफ कीजिएगा, पहुंचा दी गई है। जो सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि हो सकता है गृह मंत्री अमित शाह भी जो है शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं, इस तरीके की भी चर्चा है। तो जाहिर सी बात है अमित शाह के आने से जो है जो एक भव्य ये जो इवेंट है ये जरा भव्य हो जाएगा। तो कहीं न कहीं तैयारी बिल्कुल पूरी हो गई है और नीतीश कुमार जो है रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर आज शाम 4:30 बजे वो शपथ लेंगे और साथ ही उनके 15 से 16 जो मंत्री की भी शपथ ले सकते हैं। दिल्ली में कोरोना की बढ़ती रफ्तार से हड़कंप मच गया है। पिछले 1 हफ्ते से लगातार 7,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। बिगड़ते हालात के बीच अब केंद्र सरकार ने दखल दिया है। अमित शाह ने खुद रविवार को दिल्ली में कोरोना के मद्देनजर चर्चा की और कई दिशा निर्देश दिए। दिल्ली में कोरोना को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से कमान संभाल ली है। राजधानी में लगातार बढ़ते मामलों पर चर्चा के लिए अमित शाह ने एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, एम्स के निदेशक डॉक्टर गुलेरिया मौजूद रहे। बैठक में गृह मंत्री ने निर्देश दिए कि आरटी-पीसीआर टेस्ट में 2 गुना वृद्धि की जाए। जहां कोविड का खतरा ज्यादा है वहां मोबाइल टेस्टिंग वैन तैनात किए जाएं। डीआरडीओ के कोविड अस्पताल में 250 से 300 आईसीयू बेड और शामिल किए जाएं। एमसीडी के कुछ अस्पतालों को कम लक्षण वाले मरीजों के लिए इस्तेमाल किया जाए। सीएपीएफ से दिल्ली सरकार को डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ मुहैया कराए जाएं। केंद्र सरकार दिल्ली को जरूरी उपकरण उपलब्ध कराए।
बेड्स इस टाइम जो हैं वो तो फिर भी ठीक ठाक संख्या में हैं जो कोविड बेड्स हैं, लेकिन आईसीयू बेड्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं। तो केंद्र सरकार ने आज एश्योरेंस दिया है कि वो जो DRDO का सेंटर है वहाँ पे अगले 2 दिन में 500 आईसीयू बेड्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे और उसके अगले कुछ दिन में 250 और, तो लगभग 750 आईसीयू बेड्स वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। अमित शाह की बैठक के बाद सियासत गर्म हो गई। दिल्ली बीजेपी ने फौरन केजरीवाल सरकार पर निशाना साध लिया। गौतम गंभीर ने लिखा, नमस्कार दिल्ली, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूं। कोविड महामारी को रोकने में मैं एक बार फिर विफल रहा हूं। मई की तरह दोबारा हमें श्री अमित शाह जी ही बचाएंगे। आपका अपना विज्ञापन वाला मुख्यमंत्री। देखिए, जिस तरह से कोरोना केसेस दिल्ली में दोबारा से बहुत तेजी से बढ़ रहे थे और दिल्ली सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही थी, सिचुएशन को कंट्रोल कर पाने में असमर्थ साबित हो रही थी, ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश पर गृह मंत्री अमित शाह जी ने और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने जो दिल्ली में राहत देने का काम किया, मैं उस फैसले का बहुत स्वागत करता हूं। इससे दिल्ली की जनता को बहुत राहत मिलेगी। गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल अब तक प्रदूषण को कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह बताते आए हैं, लेकिन अमित शाह के बैठक के बाद दिल्ली सरकार ने प्रदूषण का कहीं नाम नहीं लिया। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में केंद्र राज्य कोरोना से मिलकर जंग लड़ेंगे, क्योंकि कल गृह मंत्री के साथ सीएम केजरीवाल ने बैठक की। बैठक में आईसीयू बेड्स और डॉक्टर्स की तैनाती पर सहमति बनी। बीते के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, सुनिए। दिल्ली के लोगों की सेहत के लिए और उनकी जान बचाने के लिए इस वक्त ये जरूरी है कि सब लोग मिलकर काम करें। अभी एक तो ये इस वक्त सबसे ज्यादा परेशानी जो हो रही है, जो एक वो आईसीयू बेड्स को लेके है। हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में खासकर लगभग 20 अक्टूबर के बाद से केसेस बड़ी तेजी से दिल्ली के अंदर बढ़ने लगे हैं। तो बेड्स इस टाइम जो हैं वो तो फिर भी ठीक ठाक संख्या में हैं जो कोविड बेड्स हैं, लेकिन आईसीयू बेड्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं। तो केंद्र सरकार ने आज एश्योरेंस दिया है कि वो जो DRDO का सेंटर है वहाँ पे अगले 2 दिन में 500 आईसीयू बेड्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे और उसके अगले कुछ दिन में 250 और, तो लगभग 750 आईसीयू बेड्स वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। इसके साथ साथ दिल्ली सरकार भी और आईसीयू बेड्स बढ़ाए, उसके लिए बाईपैप मशीनें जो हमें ज़रूरत है वो केंद्र सरकार उसको मदद करेगी वो देने में। तो उससे हम दिल्ली सरकार के भी फैसिलिटीज़ के अंदर नए आईसीयू बेड्स बढ़ा सकते हैं। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, कोरोना का कहर देश के अन्य राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। रविवार को ही बीजेपी और कांग्रेस के 3 बड़े नेता कोरोना पॉजिटिव हो गए। देश में पिछले 24 घंटे में करीब 41,000 नए मामले सामने आए हैं। आशंका यही जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में सावधानी अगर नहीं बरती गई तो इसका विकराल रूप देखने को मिल सकता है। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह कोरोना पॉजिटिव। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के सांसद बेटे नकुलनाथ कोरोना पॉजिटिव। कांग्रेस नेता अहमद पटेल कोरोना पॉजिटिव। किसी को नहीं बख्श रहा है कोरोना, न आम को न खास को। रविवार को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं को कोरोना ने अपनी जद में लिया। कांग्रेस नेता अहमद पटेल को तो तबीयत बिगड़ने पर मेदांता अस्पताल के आईसीयू में ले जाना पड़ा। वैसे देश भर में अब 41,100 नए मामलों के साथ ही कोरोना के कुल केस 88,14,579 हो गए। पिछले 24 घंटे में 447 लोगों को इस महामारी से अपनी जान गंवानी पड़ी। कोरोना से मरने वालों का कुल आंकड़ा बढ़कर 1,29,635 हो गया है। त्रिपुरा में 26 नए मामलों के साथ कुल मरीजों की तादाद 32,000 के करीब पहुंच गई। वहीं ओडिशा में 753 नए मामले सामने आए और कुल मरीज अब 3,08,659 हो गए। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक शनिवार को देश भर में 8,05,589 टेस्ट किए गए।
महाराष्ट्र में कोरोना की महामारी फिर से एक चुनौती बनकर आई है। पूरे राज्य के धार्मिक स्थलों को खोलने के ऐलान के बाद बढ़ने वाली भीड़ कोरोना विस्फोट की आशंका बढ़ा रही है। इस आशंका के मद्देनजर रविवार को मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट ने नए नियमों का ऐलान किया। सिद्धिविनायक मंदिर न्यास का जो ऐप है, वो ऐप का QR कोड सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। जबकि आप एंट्री करोगे, QR कोड स्क्रीन को टच करने के बाद, स्क्रीन को दिखाने के बाद, अगर आपका बॉडी टेम्परेचर सही हो, आपने मास्क लगाया हो, तभी एक्सेस बैरियर खुलेगा। तो ये मंदिर में आते वक्त आपका दर्शन, आपकी प्रिकॉशन, आपकी हेल्थ, ये सभी इम्पोर्टेंट है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद से रोजमर्रा की जिंदगी के साथ साथ कोरोना ने भी रफ्तार पकड़ ली है। वैक्सीन आने के अनुमानों और दावों के बीच फिलहाल सावधानी ही इसका इलाज है। आज तक ब्यूरो। हम बिहार की बात करेंगे, जहां पर आज नीतीश कुमार 7वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। माना यही जा रहा है कि उनके साथ 2 डिप्टी सीएम भी होंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी समारोह में मौजूद रहेंगे और वो थोड़ी देर बाद पटना के लिए उड़ान भरेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी संगठन महासचिव BL संतोष भी नीतीश कुमार की सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। शाम 4:30 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें जेपी नड्डा साथ ही गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। नीतीश कुमार के 7वीं बार शपथ ग्रहण के समारोह में ये 2 दिग्गज बीजेपी के नेता शामिल होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर बाद अमित शाह पटना के लिए उड़ान भरेंगे। साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी समारोह में मौजूद रहेंगे। नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह शाम 4:30 बजे होगा। कुल 16 मंत्री शपथ लेंगे नीतीश कुमार के साथ। 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि सुशील मोदी को डिप्टी सीएम नहीं बनाया जा रहा है। इसके साथ आपको बता दें कि इस शपथ ग्रहण समारोह की राजभवन में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसमें जेपी नड्डा और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह को शिरकत करनी है। साथ ही 16 अन्य मंत्री भी नीतीश कुमार के साथ शपथ लेंगे। तो कुल सीटें 243। किस तरीके से एनडीए ने महागठबंधन को पछाड़ दिया। फासला 15 सीटों का था। महागठबंधन ने 110 सीटें हासिल की, एनडीए ने 125 सीटें हासिल की। और हम आपको दिखा रहे हैं कि किस पार्टी के हिस्से कितनी सीटें आई। तो बिहार में आज बड़ा दिन है, क्योंकि नीतीश कुमार 7वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। माना यही जा रहा है कि उनके साथ 2 डिप्टी सीएम शपथ ले सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी समारोह में मौजूद रहेंगे। अब से थोड़ी देर बाद वो पटना के लिए उड़ान भरेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी संगठन महासचिव BL संतोष भी नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। आज 16 मंत्री शपथ ग्रहण कर सकते हैं। रोहित सिंह हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रोहित, भव्य शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी है या कोरोना के मद्देनजर इसे सूक्ष्म रखा जाएगा? जी, जाहिर सी बात है, चुनाव कोरोना काल में हुए हैं और आज जो राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह भी होना है, उसमें भी जो सारे प्रोटोकॉल्स हैं, नियम कायदे हैं, उसका वहां पे पालन किया जाएगा। और शाम 4:30 बजे जो है वो नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण होगा। 7वीं बार आज मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और इस शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए और इसको भव्य बनाने के लिए बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पहुंचेंगे। आज तकरीबन 2 बजे दिन में ये लोग बड़े नेता जो है बीजेपी के, वो भी यहाँ पहुंचेंगे। और आज लगभग 15 से 16 जो लोग हैं वो मंत्री पद की जो है वो शपथ ले सकते हैं नीतीश कुमार के साथ साथ। और जो फॉर्मूला तय हुआ है उसमें से बीजेपी कोटे से 7, जेडीयू कोटे से 7, एक हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और एक वीआईपी से जो है आज शपथ ले सकता है नीतीश कुमार के साथ साथ। 9 बज गए। मैं अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।